नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं कपिल संडेला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ईवीएस की इस नई क्लास में। और आप इसमें पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन जो डीएसएसबी पीआरटी में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो 2018 में ये एग्जाम हुआ। 2018 में 11 नवंबर को जो एग्जाम हुआ, इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके 20 क्वेश्चन के साथ जो 20 जो इनके सारे ऑप्शन हैं उनको एनालाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है 11 नवंबर 2018 का इवनिंग शिफ्ट का जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय इनमें से किस शहर में है। तो काफी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि कोलकाता में है। ठीक है, वैसे तो बहुत जगह पर है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन नेशनल म्यूजियम जो इसकी की कह रही है वो कह रही है कि नई दिल्ली वाले को पूछ रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में भी है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है नई दिल्ली में है, इसको ध्यान रखेंगे। जो मेन जो इनका जो संग्रहालय का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली के अंदर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, बाकी उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं ऑप्शंस को। चलिए, अब है कि वरीयता सूची में राष्ट्रपति के बाद कौन आता है। नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द हाईएस्ट पोजीशन इन द ऑफिस वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी इज अकॉर्डिंग टू किसके जो भारत के राष्ट्रपति के बाद वरीयता के में जो है सर्वस्थान किसके पास है, कौन सर्वस्थान पे आता है। क्या वाइस प्रेसिडेंट आता है, या स्पीकर ऑफ लोकसभा आता है, या प्राइम मिनिस्टर आता है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद वरीयता सूची में सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट आएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। तो इस तरीके से हमको आंसर, वैसे उपाध्यक्ष नहीं है, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन इसको ठीक कर देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो होगा जो कि वरीयता सूची में राष्ट्रपति के बाद जिसका नंबर आएगा। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर है वही, देखिए आपको हमने ब्रिक्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो ब्रिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज का एक इंस्टीट्यूशन है जो डेवलप्ड में नहीं है अभी। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज ने बैलेंस पावर करने के लिए बनाया है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनसे जो है शुरू हुआ, 2006 में एस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। तो ब्रिक था पहले, अब ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। तो इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एस्टेब्लिश किया है इन्होंने, जैसे वर्ल्ड बैंक है उसी तरीके से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही काम करेगा। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, हमने बताया था कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, चाइना के अंदर। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2014 के अंदर। ठीक है, तो दो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये फेवरेट बनता जा रहा है, बार बार ये आ रहा है और रिवाइज भी हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है 2014 में जो है हम देखते हैं कि इसका स्थापना कर दी गई। हालांकि वो एस्टेब्लिश का चार्टर पे साइन हो गए। ठीक है, 2014 में। हालांकि उसने काम करना शुरू किया 2015 में। ठीक है, अब 2024वां क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो मैंने आपको बिल्कुल सिलेबस एनालिसिस में बताया हुआ है कि पहले गैट बना था, उसके बाद डब्ल्यूटीओ आया था। तो दोनों पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस देखिए, इन्होंने गैट पे ही बताया कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता इनमें से किस वर्ष में किया गया था। तो आप जब आज़ाद हुए थे, यानी कि 1947 में ये एग्रीमेंट हुआ था। बिल्कुल, देखिए कोई भी ईयर बीच में ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ 45, 46, 47, 48, बिल्कुल कंटिन्यूस ऑप्शन दिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन की सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 1947 को जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको GATT कहा जाता है, जो कि WTO से पहले एक संस्था थी जिसमें ट्रेड के नियम इंटरनेशनल लेवल पे बनाए जाते थे, और टैरिफ कौन देश कैसे कितने टैरिफ लगाए, कितने अलाउड है, कोई कितने टैरिफ जो है वो लगाएगा, टैरिफ को कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट की जाती थी इसके अंदर। इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता था। ठीक है, तो 1947 30 ऑफ द अक्टूबर को है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवाजी के प्रशासन में देखिए, मैंने देखा है कि मराठा प्रशासन से भी इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो मराठा प्रशासन से जब देखेंगे तो अष्टप्रधान नाम से एक उनकी संस्था थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्रीज
जो होते थे 8 प्रधान बनाए जाते थे। उस अष्टप्रधान की एक विशेषता है कि इसमें हमेशा पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किस से बिलोंग करता है, तो मराठा से बिलोंग करता है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करता है। तो इन्हीं अष्टप्रधान के अंदर से एक पूछा गया है कि एक प्रधान था जिसका पद था, जिसका नाम है पंडित राव, पद नाम था, इसका क्या कार्य था, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ पंडित राव डेजिग्नेशन इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम करते थे, या फिर वो चैरिटी और रिलीजियस अफेयर्स का काम करते थे, या अकाउंटेंट जनरल थे, या जस्टिस थे, न्याय थे देने वाले लोग थे। तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे मुख्य जो प्रधानों में जो था उसको पेशवा कहा जाता था। ठीक है, जो सबसे मुख्य था, इसको जो है पंत प्रधान भी कहा जाता था। जो जितने सारे पंत हैं उनका प्रधान भी इसी को कहा जाता था, या इसको प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं कि पेशवा का पद जो था वो प्राइम मिनिस्टर का पद था। ठीक है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो ये पेशवा में सबसे ऊपर हो गया ये अष्टप्रधान में। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स को अगर बात करें तो फॉरेन अफेयर्स जो संभालते थे उनको सुमंत कहा जाता था। ठीक है, और दूसरी भाषा में उनको दाबीर भी कहा दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन तो हमारा गया कट। उसके बाद देखिए जस्टिस को कहा जाता था न्यायाधीश, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज की बात है, न्यायाधीश कहा जाता था, तो न्यायाधीश का ऑप्शन भी कट गया। अकाउंटेंट जनरल नहीं है ऑप्शन हमारा। पंडित राव, देखिए जो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर ले, हालांकि हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि पंडित है इसलिए जो है इसको हमेशा धार्मिक मामलों से जोड़ा जाए, लेकिन पंडित राव जो नाम था, ठीक है, ये हाईएस्ट प्रेस्ट जो था उनके, जो हाईएस्ट प्रेस्ट उनके प्रशासन में होता था उसको पंडित राव कहा जाता था, और वो चैरिटी से रिलेटेड और रिलीजियस अफेयर से, दान और धार्मिक मामले देखा करता था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52वां संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ें, आपको कुछ चीजें सिखाता है कौन, क्वेश्चन सिखाता है। 52nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 1985 में हुआ था, इसको आप याद रख ले। तो 52वां संशोधन अधिनियम जो 1985 को, वो किस नाम से जाना जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, चाइल्ड मैरिज एक्ट, या बाल विवाह अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, और एंटी डोरी एक्ट, दहेज विरोधी अधिनियम। तो आपको देखने में आएगा कि 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में जो हुआ, तो आपको जब हमने शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 8 शेड्यूल थे, फिर मैंने कहा उसमें 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो जोड़े गए थे। तो 9वां जो वो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, 9th शेड्यूल, इसके अंदर जो भी चीज डाल दी जाती थी उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता था उसके खिलाफ। तो बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन 10वां जो ये शेड्यूल डाला गया था, ये 52वां संशोधन जो हुआ था उसी में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून जो आया था, और 11वां 73rd अमेंडमेंट जो हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, और 12वां डाला गया शेड्यूल या अनुसूची, वो 74th अमेंडमेंट यानी कि नगर पालिका से रिलेटेड है। तो हमको पता है, तो यहाँ से दल बदल विरोधी कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, वो लेके आए गए थे। 52nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1985 में हुआ था, और इसके अंदर 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची संविधान के अंदर डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाकघर की गुणवत्ता में सुधार के लिए संचार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो अब यहाँ पर डाकिया देखो हमको मैच करता लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, उजाला भी नहीं है, और टेलीग्राम भी नहीं है। टेलीग्राम तो एक ऐप है, और टेलीग्राम तार सेवा तो बंद हो गई है लगभग भारत में। तो अब देखिए दर्पण नाम से एक स्कीम जो है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखिए, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये दर्पण नाम से है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म बनता है। तो इसमें क्या है कि डिजिटल तरीके से जो है, जो रूरल एरिया में जो है जितने भी पोस्ट ऑफिस, उनमें बैंकिंग सुविधाएं शुरू करनी है, और उसको डिजिटली रूप से कनेक्ट करना है, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो बहुत बड़ा गोल है कि लोगों तक फाइनेंशियल सुविधाएं पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि जब तक बैंकों में उनके खाते नहीं है, जब तक वो बैंक उनके आसपास नहीं है, तब तक वो लोग साहूकारों से लोन लेते रहेंगे, और उनको महंगा लोन मिलेगा और उनका शोषण होता रहेगा। तो उनको जो है
वित्तीय समायोजन उनका करना, ठीक है, ये जरूरी है सभी वर्गों का। तो ये इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये स्कीम को शुरू किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा। देखिए, बैंक में खाता खोलना इंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है, उनको लो इंटरेस्ट पे लोन देना, ठीक है, वो भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। इसके अलावा उनको बीमा सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, बीमा सुविधा, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना बैंक का जो है वो भी इसका ही काम है। तो इस तरीके से बैंक में खाता ही खुलना नहीं, उससे रिलेटेड जो सेवाएं में होती है उस तक भी पहुंच बनाई जाए लोगों की, उसको कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो ये दर्पण स्कीम है जो कि रूरल एरियाज के लोगों को जो है डिजिटल एडवांसमेंट के द्वारा जो है वित्तीय समायोजन या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल है उसको पूरा करने के लिए शुरू की गई। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए कर दिया कि क्यों ना हम अगर क्वेश्चन ऐसा पढ़ भी रहे हैं तो आज के समय का एक डाटा याद कर ले। तो ये 2018-19 का पूछ रहा था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है 2020-21 के सीजन में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ। अब देखते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इससे क्वेश्चन जो है लगातार उठाए गए थे उस साल, और हमने भी इसको थोड़ा सा कर लिया है कि हम 2020-21 का जो सीजन था उसमें देख लेते हैं कि एमएसपी कितना सेट किया गया, ठीक है। एमएसपी हमेशा बुआई से सीजन से पहले ही बता दिया जाता है ताकि लोग डिसाइड कर सके कि इतना हमें रेट मिलेगा हमारी फसल का, तो हम इसको बोए या ना बोए, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुआ है, 1975 ही है। तो देखिए 1900, 1825, 1975 और 1925, तो इनमें से कौन सा है जो कि एमएसपी दिया गया है 2020-21 किसके लिए? व्हीट के लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इसको डिक्लेयर करती है, ठीक है। अब ये इसका सही आंसर होगा तीसरा, 1975 जो है डिसाइड किया गया 20-21 के लिए गेहूं का जो रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो भुगतान किया जाएगा। अब है हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन स्थल की खुदाई किसने की? तो हड़प्पा की सिंधु घाटी जो है, ठीक है, हड़प्पा उस एरिया की, हु हैज एक्सकेवेटेड द एंशिएंट साइट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। तो किसने इसकी खुदाई शुरू की थी? हड़प्पा खासतौर से स्थान की बात का हम करेंगे। तो देखिए मैथ्यू फील्ड, ये तो बिल्कुल नाम ही ऐसा है जो आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये तीनों नाम इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी वो व्यक्ति है, ठीक है, हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की साइट जो है उसको एक्सकेवेट किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये सारे जो है जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो उस समय पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके निदेशक थे, तो उनके जो है गाइडेंस में वो काम कर रहे थे। लेकिन खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है द्राखल दास, आरडी बनर्जी कहते हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, ठीक है। तो आपको ये दोनों नाम हमेशा याद रहने चाहिए। तो हमारा अभी जो हड़प्पा पूछा है उसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें काफी क्वेश्चन वैरायटी के दिए गए और बहुत बैलेंस अप्रोच रखी गई अब तक। ये क्वेश्चन देखिए, ये जरूर किसी न्यूज में रहा इस साल उस साल, इसलिए आपसे पूछा गया। ये कह रहा है कि थाम लुआंग नोन केव, मतलब थाम लुआंग नोन की केव गुफाएं जो है किस देश में स्थित है? शायद किसी न्यूज में था और वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इंडिया से रिलेटेड भी होंगी और आर्कियोलॉजी से रिलेटेड भी होंगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए जो है करंट अफेयर से उठाया गया क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है आपको करंट अफेयर्स पे इस तरीके से फोकस रखना है कि कल्चरल एस्पेक्ट से रूप से, या मानव की उत्पत्ति से रूप में, या भारत के कल्चर से, रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज किसी देश में मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा सही आंसर इसमें है थाईलैंड, वो देश था जिसमें थाम लुआंग नान नाम की गुफाएं जो है वो स्थित है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ। देखिए बहुत स्टैटिक जीएस पूछी है, विच ऑफ द, संसार की छत किसको कहा जाता है, विश्व की छत किसको कहा जाता है? मुझे लगता है जो स्टैटिक जीएस जब बच्चे काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो वो उसको झट से बता देंगे। ऑप्शन है एल्बुर्ज प्लेचो, एल्बुर्ज का पठार, जारगोस प्लेचो या जारगोस का पठार, एनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, या पामीर का पठार। तो असल में ये पामीर नोट जो आप देखेंगे, देखिए भारत यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का पार्ट देखते हैं, ठीक है, उसके यहाँ पर एक पठार है जो कि इतना बड़ा पठार है। तो इस तरीके से इससे बहुत सारी श्रेणी निकलती है, कुन्नुल श्रेणी निकलती है, एक पर्वत श्रेणी। तो ये जो है इसको संसार की छत कहा जाता है
क्योंकि एक बहुत बड़ा पठार है यहाँ पर, और क्योंकि पठार ऊंचाई पे होता है, एक ऊंचा स्थान होता है जिसकी चोटी नहीं होती, जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचाई पे होता है, इसको पठार कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्लूटो। द प्लेस विच इज एट हाइट विद इट्स एडजेसेंट एरिया बट देर इज नो पीक। ठीक है, अगर पीक हो जाएगी अगर इसकी, तो वो चोटी बन जाएगी और वो माउंटेन कहलाएगा। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है पठार, ठीक है, तो ऐसे जैसे एक संसार की छत के जैसे इसका जो है एक टाइटल दे दिया गया। तो पामीर का पठार इसका सही आंसर होगा 4th। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली पूर्ण जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई? पूर्ण जनगणना, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? देखिए 2 साल हैं, एक 1872 है और एक 81 है, तो इनमें से ही ऑप्शन बनाना है। अब ये दोनों को, ये इररेलेवेंट है, ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपको देखना है कि देखिए सबसे पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय नहीं थी, ये केवल बंगाल में हुई थी, और बंगाल में उस समय पे कई चीजें थी, जो आज का बंगाल है वो भी है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, खासतौर से वेस्ट बंगाल कहूंगा मैं इसको, वेस्ट बंगाल। उसके अलावा जो बांग्लादेश है वो भी इसी के अंदर था। ठीक है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसी के अंदर बिहार भी था और इसी के अंदर उड़ीसा भी था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इतना ही एरिया कवर किया गया इसमें। लेकिन उसके बाद पहली कंप्लीट और कंटिन्यूस जो सेंसस जब से शुरू किया गया वो यहाँ से है, ये ऑल इंडिया लेवल पे थी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस 10 साल के बाद जो है यहाँ से हमेशा जो है सेंसस किया गया, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो अटका हुआ है। 2020 में होना था और 2021 की स्टार्टिंग तक खत्म होना था उसको। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों के अंदर नहीं आता? कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कम अंडर नॉन मेटेलिक मिनरल्स? तो आपको जो है ये करवाया भी गया है, कोर्स के अंदर भी ये टॉपिक करवाया गया है, लेकिन ये देखिए वो कोर्स का टॉपिक आपको डीएसएसबी में पहले से ही हेल्पफुल हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कम अंडर नॉन मेटेलिक मिनरल्स? कौन सा जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर नहीं आता है, यानी कि वो मेटेलिक है। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक में नहीं आता वो मेटेलिक है। अब देखिए लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना आपने देखा है जो सफेदी होती है घर में यूज करते हैं, उसी से एक पत्थर बन जाता है, तो वो तो कोई मेटल नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो नॉन मेटेलिक ही है। उसके बाद देखिए जिप्सम, जिप्सम भी लगभग आपने देखा होगा, आप वाल पुट्टी वगैरह करवाते हैं घर के अंदर या फॉल सीलिंग वगैरह करवाते हैं तो जिप्सम को प्रयोग किया जाता है, या सीमेंट के अंदर एक पाउडर सा मिलाया जाता है जिप्सम। ठीक है, इसके अलावा खाद के रूप में भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है पाउडर को, तो ये भी एक पाउडर टाइप की ही चीज है, तो ये भी जो है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ही है। उसके बाद देखिए माइका, तो माइका अभ्रक जिसको कहते हैं, ये भी जो है लीव्स से बनता है, पत्तों से बनता है। जो बहुत ज्यादा डेंस एरिया तो पत्तों की लेयर आपस में चिपक चिपक के एक माइका बना देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पत्तों से बना हुआ, तो ये भी नॉन मेटेलिक ही है। तो अब हमारा रह गया लेड। लेड इज द ओनली आंसर दैट इज बिलोंगिंग टू मेटेलिक। ठीक है, मिनरल्स, ये मेटेलिक मिनरल से बिलोंग करता है, बाकी नॉन मेटेलिक से करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ईयर में डीएसएसबी के या आप किसी केवीएस में भी एक क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स में, अगर कोई बड़े राज्य में चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, जैसे इस साल आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल में जो है चुनाव हुए हैं, तो उन 2-3 स्टेट या 4 स्टेट जितनी भी हैं उनकी टोटल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस साल शायद मध्य प्रदेश में हुए 2018 में, और वो क्वेश्चन इन्होंने बनाया कि चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा की सीट कितनी है। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं 230 होगा, और 230 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक सूचना का वहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, अब देखिए हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं मैं मानता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। एक सेल होती है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम या डीएनए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है इसका सेंटर है और इसका दिमाग भी कहा जाता है, यही सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से ये प्लाज्मा है जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर सिग्नल किसके द्वारा लेके जाया जाता है ये कह रहा है। तो आरएनए तो एक कम्प्रिहेंसिव टर्म होगी, उसके कई पार्ट होते हैं,
कई टाइप होते हैं, RRNA, mRNA और tRNA। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा मैसेंजर आरएनए। mRNA का फुल फॉर्म ही हो जाता है मैसेंजर आरएनए। और जिसने ये टॉपिक पढ़ा है वो इजीली बता पाएगा कि मैसेंजर जब शब्द आ गया है तो मतलब ये मैसेज लेके जा रहा है प्लाज्मा के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, mRNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखिए ये बात है 1773 की। क्या हुआ, देखिए क्या कहानी है। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। हालांकि पूरी तरीके से अभी जो है पॉलिटिकल पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं संभाला, वो छदम तरीके से जो है यूज कर रहे थे। अब 1764 में फिर एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। इसमें जो है पूरी तरीके से जो है सुप्रीमेसी आ जाती है ब्रिटिश की किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, खासतौर से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। तो अब देखिए 9 साल तक जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही थी कि वहाँ जो बाकी जो कंपनी थी एक्सक्लूसिव अधिकार मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट एशिया में और भारत में काम व्यापार करने का कोई और कंपनी नहीं आ सकती थी। और इसके अलावा वो इतना बड़ा मुनाफा करके जा रहे थे और वहाँ अपना पर्सनल ट्रेड भी करते थे, गिफ्ट लेते थे। तो जब वहां पहुंचते थे लोग उनसे जलते थे। ठीक है, और ब्रिटिश संसद में भी लोग चाहते थे कि इसके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उनको भी मिले। ठीक है, तो अब उन्होंने भी इतना प्रेशर बनाया उनके ऊपर कि 1773 में उनको कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको जो है अपने थोड़ा सा उसमें पाबंदियां लामबंदियां करने के लिए एक्ट बनाया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ये 1773 में आया। तो इसको कहते हैं किसकी बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, नहीं पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट की बात नहीं, ये रेगुलेटिंग एक्ट का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, लेकिन अब ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसके 11 साल बाद आया था 1784 में। ठीक है, 1784 इज द राइट आंसर। ये रेगुलेटिंग एक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, उसको रेगुलेटिंग से देखें। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17th क्वेश्चन, वायकोम विजय लक्ष्मी। ठीक है, आप इसका इनका फोटो देख सकते हैं। अगर फेमिलियर नहीं है तो आपको फोटो देखेंगे तो आपको फिर बाद में बहुत ज्यादा परमानेंट मेमोरी में रहेगा। वायकोम विजय लक्ष्मी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये विजय लक्ष्मी जो है वो किस फील्ड से संबंधित है, क्या वो बॉक्सिंग प्लेयर है या एथलेटिक्स से या कबड्डी से या म्यूजिक से। तो आप सभी जो है आइडिया लगाइए और मुझे बताइए, अपना ऑप्शन जो है लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो बॉक्सिंग से भी हो सकती है, एथलेटिक्स से, कबड्डी से, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे प्रोबेबल ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा म्यूजिक। ठीक है, वो प्लेबैक सिंगर हैं और वो जो म्यूजिक संगीत है, मतलब गाने से रिलेटेड उनका प्रोफेशन है। अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत जो है स्टैटिक सा है, और आपको अगर ये टॉपिक आपने किया है, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक जो है पहले भी एग्जाम में आता रहा है और अभी भी ये पूछा रहा है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनिजम्स को जो है रेगुलर उनका जो डेवलपमेंट होता है, एक उनकी जो जीन्स की कुंजी होती है, क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर जीन्स होते हैं। तो अगर ये आदमी के अंदर भी देखें तो हम देखते हैं कि 23 पेयर होते हैं ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और उसके अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि पेयर है तो 46 हो गए। इसमें 22 पेयर और 1 पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो आपको पता है ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो पेड़ हो या जंतु हो। ठीक है, वेजिटेशन के अंदर भी होंगे, वो फोना फ्लोरा दोनों के अंदर होंगे। तो ओनियन है, एस्केरिस है, माउस है और मंकी है। तो ये दोनों तो देखिए माउस और मंकी तो एनिमेलिया में आ गए, एनिमल्स में आ गए। ठीक है, और खासतौर से मैमल्स में आ गए ये। ठीक है, स्तनधारी जीवों में। अब ओनियन तो एक प्लांट है, और एस्केरिस क्या है। ठीक है, एस्केरिस जो है नीमेटोड्स नाम से फाइलम है, एनिमेलिया के अंदर नेमेटोड्स, और इसको वैसे नॉर्मली राउंड वॉर्म, गोल कर्मी कहते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म। ठीक है, तो केचुआ टाइप से का होता है ये। तो ये पूछ रहा है कि किसके अंदर सबसे कम है। तो जितना ज्यादा जितना हायरार्की में चीजें बढ़ती जाती हैं, जैसे मंकी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए एस्केरिस एक सिंपल सा जीव होता है, गोल गोल सा होता है, इस टाइप से का जीव होता है। और माउस में तो देखिए उसके आँख, कान, नाक, कितनी सारा डेवलपमेंट वेरिएशन हो रखा है। तो यहाँ पे
जीन्स बढ़ने की संभावना, और मंकी में और भी ज़्यादा जो है जीन्स बढ़ने की संभावना होती है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सिंप्लिसिटी के साथ, यानी कि एस्केरिस जो है उसी के पास सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम है। अब बात करते हैं टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में जो है मिनिमम जो कितना कैलोरी लेनी चाहिए प्रति व्यक्ति, न्यूनतम कैलोरी कितनी मात्रा से निर्धारित की गई है। अगर उस व्यक्ति को उतनी कैलोरी मिल रही है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर अगर गांव की बात करें तो 2400, ठीक है, क्योंकि गांव में कुछ काम मेहनत के किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है रेशो 2400 है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी मानदंड है। तो शहरी क्षेत्र में हमारा सही आंसर होगा 2100, यानी कि 2100 कैलोरी अगर एक व्यक्ति को मिल रहा है, एक अडल्ट को, ठीक है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फाल्टी भी मान लिया जाता है कि बस खाने पे वो फोकस किया, बाकी सुविधाओं पे नहीं, लिविंग कंडीशंस पे नहीं है, साफ सफाई मिल रही है, पानी मिल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि 2100 कैलोरी शहर में अगर मिल रही है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है, अगर नहीं मिल रही है तो आप गरीबी रेखा से नीचे। तो इसमें डाइटिंग का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो गरीब हो गया। ये तो भाई खाने की कैलोरी जो नहीं खा रहा अपनी मर्जी से वो गरीब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये लास्ट होगा, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कि विद रिगार्ड टू धनुष विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कि धनुष के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए इट इज ए लॉन्ग मल्टी टारगेट टैंक, पहली बात तो ये टैंक नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि इट इज ए ड्रोन गन, ये एक ड्रोन गन है, ये भी गलत है। तो ये कह रहा है कि इट इज ए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, तो ये देखिए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, इसका जो इन्होंने आंसर दिया ये दिया है, लेकिन ये जो है एक मिसाइल है, ये गन नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे फाल्टी क्वेश्चन लग रहा है। तो धनुष के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़े आप। ठीक है, धनुष जो है एक मिसाइल है, ठीक है, ये टैंक नहीं है, ठीक है, और गन भी नहीं है। इन्होंने आंसर इसका दिया 3, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े आप अपने आप से। तो ये एक मिसाइल है और इसलिए इसका ये वाला आंसर ज़्यादा बेटर लगता है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, आर्टिलरी गन नहीं, आर्टिलरी गन होती है कि एक मशीन गन टाइप की जो गन होती है उसको कहते हैं आर्टिलरी गन। तो ये गन नहीं है, मिसाइल। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो मिसाइल है, गन नहीं है। चलिए ये हमारा पार्ट हो गया है खत्म। तो आपको जो है की भी प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे ये अपलोड होगा ऐप के ऊपर तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको जो है आई होप कि बेनिफिशियल रहेंगे और जो आपको एक आइडिया देंगे कि आपको कहाँ फोकस करना है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पे हमेशा क्वेश्चन जो है फेवरेट रहे, तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिए और बेसिक मिसाइल प्रोग्राम बेसिक से और उठा के चलिए, दोनों को आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है, लेकिन कंपटीटर कम है, ध्यान रखिए। कैसे? अगर आप 1 लाख जनों ने अप्लाई कर दिया है तो कंपटीटर तो 10,000 है, लेकिन इन 10,000 में कंपटीशन बहुत है। ये 90,000 कुछ नहीं है, ये इन्होंने बस फॉर्म भरा है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन असली कंपटीटर यहाँ इनसे कंपेयर कीजिए और इनके हिसाब से पढ़िए। ठीक है, आप ढीले इनके हिसाब से मत देखिए, जो तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से अपने आप को देखिए, जो बढ़िया भी तैयारी कर रहा है उसके साथ अपने आप को कंपेयर करके देखिए आप कितना पीछे हैं कितना आगे हैं, उस हिसाब से अपना जो है मैनेजमेंट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, अपना मैं बार बार कहता हूँ कि अपना एक टारगेट बनाइए रोजाना कि मुझे इतना पढ़ना है, और टारगेट कम नहीं होना चाहिए। 50 पेजेस का अगर आप कंफर्ट जोन बना के रखे हैं तो उसको 80 कर लीजिए। ठीक है, ये टारगेट अचीव कीजिए, तब देखिए आप कितना जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब 50 वाले को 100 कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपना टारगेट बढ़ाइए, अपने लिमिट्स को तोड़ दीजिए। ठीक है, आपकी कोई लिमिट नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। आप बीच में थक जाते हैं तो ब्रेक लीजिए, उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, फाइटर बनिए, अपने लिए फाइट कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।